कर्कश जेठानी और देवरानियाँ। अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं है, काम कर लो। मालती की ये रोबदार आवाज़ सुनकर उसकी दोनों देवरानियाँ निशा और अनीता अंदर तक काँप जाती थी। जरा सी फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थीं। दोनों के पति विमल और शील उनके बड़े भाई शिवचरण के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहाँ दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे, और यहाँ पर घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द ही नहीं बोल सकती थी। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था। दोनों भाइयों का शिवचरण के आदेश पर दुकान के काम में लगे रहना और घर में मालती के आदेश पर निशा और अनीता का घर के काम में लगे रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि विमल और निशा की शादी को अभी 1 साल और शील और अनीता की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निपटती तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती थी, लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो बेवशता से कुछ न कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया कि वो तो ना कुछ देखते थे और ना कुछ ही बोलते थे। घर में सिर्फ मालती भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में दुहात करना भाभी की अब आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नस्तर की तरह चुभी हुई थी, जो विमल और शील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी में चुपड़ कर रोटियां खिलाईं, और जब विमल और शील खाना खाने बैठे तो देसी घी का डब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर विमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी से चुपड़ कर रोटी दो ना, बड़े भाई को भी तो आप देसी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही मालती भड़क गई और बेलन नचा नचा कर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा छोड़ गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं जो तुमको मैं देसी घी की चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी, बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और अब बड़े भाई ही हमारे पिता हैं, तो आप ये दुहात क्यों करती हैं? विमल ने भर्राए हुए गले से कहा। इतना सुनते ही मालती का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और शिवचरण से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर शिवचरण की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को यह देखने का भी ख्याल भी शिवचरण के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीता और विमल शील दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस के तस थे। भाई अपने दोनों भाइयों को इसलिए घर से नहीं निकालता था कि इनसे अच्छे नौकर उसको कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरानियां मिल गई थीं। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और विमल और शील के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर मालती और शिवचरण ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से ही दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। मालती खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन शिवचरण और मालती के बेटे का भी ब्याह हो गया। मालती बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपने पत्नी प्रेम के चलते अपने दोनों छोटे भाइयों को न्योता नहीं दिया था।
इधर विमल और शील ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल। लेकिन अपने किए कर्म सामने जरूर आते हैं, और ये मालती को जल्दी ही पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। शिवचरण अब बीमार रहने लगा था और ज्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। मालती शिवचरण के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद शिवचरण खाना खा रहा था और मालती उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बना बनाकर शिवचरण की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां नाम मात्र की चिपड़ी हुई और जली जली सी बन रही थी। पर कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, घुड़की मारना नहीं छोड़ता। और इसी नीति के अनुसार मालती ने कड़क कर बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसी बना रही है? तेरी माँ ने क्या ऐसी ही रोटी बनानी सिखाई है? बस इतना सुनना था कि बहू रानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और मालती पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना। और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया, तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया जो 84 रोटी जल गई? खा लोगे तो कुछ हो थोड़ा ही जाएगा। जो सारा दिन अपना शरीर खपाए रहता है दुकान पर, उसका ध्यान करूं या इनका जो सारे दिन घर में पड़े रहते हैं? शिवचरण खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर मालती बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियां थे जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात बहुत दूर रही, और आज मेरी बहू हुई। उस दिन के बाद मालती की आवाज़ तो जैसे चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह ही जिंदगी को चलाने का मालती और शिवचरण ने समझौता कर लिया। मालती की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। मालती अब अपनी देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो आप कमेंट्स और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।